आज का विषय है प्रधानमंत्री ने जो जिस तरह से प्रधानमंत्री बोले हैं कि देश में 4 जातियां हो गई है, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और मजदूरों को उन्होंने अलग अलग 4 वर्णों में बांटने की कोशिश की है। पूर्व में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जो देश में जातिगत भेदभाव चलता था, उसको छोड़कर प्रधानमंत्री ने नए सिरे से जातियों का वर्णन किया है। कहूंगा कि यह जो मोदी जी ने 4 जातियों में बांटने का, 4 वर्गों को जातियां गिनाने का काम किया है मोदी जी ने, इसका मकसद क्या है? क्या 2024 का चुनाव लक्ष्य करके जो विपक्ष उठा रहा है जाति जनगणना का मुद्दा, उसकी काट के रूप में लाया गया है, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, प्रोफेसर राम पुनियानी जी? जी बहुत धन्यवाद। आज मेरी थोड़ी आवाज बैठी हुई है। उम्मीद है जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। आ रही आ आ, रही है। पहले तो आपने प्रस्तावना बहुत अच्छी रखी है और डॉक्टर सुनीलम जी ने विस्तार में इसको बताया है। अब हमें ये देखना है कि मैं जो समझता हूँ कि मोदी जो है वो आरएसएस के कार्य प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। और मैं यहाँ एक बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि आरएसएस के उदय का एक मुख्य कारण ये था कि जब दलित अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे महाराष्ट्र में, विदर्भ में, तो उस समय कुछ सवर्ण लोगों ने आके आरएसएस को बनाया और लगातार इनका एक मुद्दा ये रहा है कि जो आरक्षण का सवाल है दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, उसके खिलाफ हमेशा ये खड़े रहे। आप देखिए, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो इन्होंने 1980 में अहमदाबाद में दंगे हुए थे दलित आरक्षण के खिलाफ। 1985 में दंगे हुए थे अहमदाबाद में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। और 1990 में जब ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन के रूप में आया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई ये मंडल लाए हैं तो हम कमंडल ले आए हैं, और उसी के चलते फिर वो बाबरी मस्जिद का ये हुआ और अभी जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो मूल रूप से आरएसएस की विचारधारा ये सामाजिक बराबरी के लिए परिवर्तन के विरोध में, सामाजिक बराबरी के लिए जो परिवर्तन है उसके संघर्ष के विरोध में। इसलिए जो भी आवाज आरक्षण के लिए होती है, जो भी आवाज दलित और ओबीसी इनके आरक्षण की बात होती है, उसको ये कई तरीके से दरकिनार करके मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। आप दोनों ने बिल्कुल अच्छे से कहा कि अब जो वो कह रहे हैं कि 4 जातियां हैं, युवक तो कोई जाति नहीं है, ये तो एक जीवन की एक अवस्था है। स्त्री, ये भी कोई जाति नहीं है, ये तो एक जेंडर कैटेगरी है। अमीर गरीब, ये आर्थिक एक कैटेगराइजेशन है। तो इसको इन्होंने जो घालमेल ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि हमारा ध्यान मुख्य मुद्दे से हट जाए। जो जातिगत आरक्षण का, जातिगत जनगणना की जो मांग है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है जो आज हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए बहुत सक्षम है। और उसी को आते हुए देखकर ये उस जातिगत जनगणना आरक्षण के मामले से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ये 4 जातियां हैं जिनके लिए हम कर रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम ने बहुत अच्छे से बताया, उसको दोहराऊंगा नहीं मैं, कि इन 4 सेक्शंस के लिए, इन 4 तबकों के लिए भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। और अभी मैं इसमें एक बात आपके नजर में लाना चाहता हूँ। अब युवक को वो एक जाति कह रहे हैं, युवक जैसे डॉक्टर सुनीलम ने कहा वो कोई एक जाति नहीं है, पर युवकों का जो हाल है उसके एक प्रतिबिंब के रूप में मैं उन 2 नौजवानों को देखता हूँ जो अभी पार्लियामेंट में घुस गए और वहां उन्होंने पीली गैस छोड़ी और उन्होंने कहा कि वो भगत सिंह की प्रेरणा से लेकर ये आए हैं और उन्होंने मुख्य मुद्दा जो रखा वो बेरोजगारी का था। तो खैर, बात यह है कि आज जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो कुछ लोगों के लिए है, अमीर गरीब का भेद बढ़ रहा है। और जो हमारे संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि राज्य ऐसी नीतियां लेगा कि अमीर और गरीब के बीच का आर्थिक आर्थिक जो दूरी है वो कम होगी। हमारी नीतियां पूरी उसकी उल्टी चल रही हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आपने देखी होगी कि कैसे समाज का 1% वर्ग 60% संपत्ति को कंट्रोल करता है और नीचे के 60% लोग केवल 3% संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति के सवाल को बहुत अच्छे से रखा था, वो अब आपको उसको आरक्षण देना है। आरक्षण कोई आप किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे, आरक्षण देना ये तो हर एक उस समाज का काम है
जो पिछड़े तबकों को बराबरी के दर्जे पर लाना चाहे, वो महिलाओं का आरक्षण हो, दलितों का आरक्षण हो, ओबीसी का आरक्षण हो, आदिवासियों का आरक्षण, ये सब समाज को बराबरी की तरफ ले जाने वाले रास्ते का प्रयास है। अब उससे ध्यान कैसे हटाया जाए, तो इन्होंने एक बड़े मजेदार तरीके से जाति की परिभाषा को ही बदल दिया। जाति जो कास्ट, जाति जो एक प्रकार की संकल्पना है, काफी स्पेसिफिक है, काफी विशेष है, उसको हम इस प्रकार से बदल नहीं सकते। पर खैर, अब जब जिसके पास ज्यादा ताकत हो, जिसके पास ज्यादा साधन हो, जिसने सरकार पे पिछले 9 साल से राज कर रहे हैं, आरएसएस पूरे 95 साल से अपना प्रचार का काम कर रही है, तो उसके इस प्रचार तंत्र के माध्यम से वो इन चीजों को फैलाना चाहते हैं कि भाई ये जो जातियां हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये कोई मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात तो भाई युवकों की है, महिलाओं की है, किसानों की है, वगैरह वगैरह, उस प्रकार से ये ले जाना चाहते हैं। वास्तव में ये मुद्दे से भटकाने की बात है, और उनका जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जहां जातिगत आरक्षण की कल्पना को समाप्त किया जाए, उस तरफ एक और कदम है। एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये काफी चालाकी से किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके पीछे एक योजना होती है, और अभी की योजना तो ये बहुत स्पष्ट है कि वो जाति व्यवस्था का जो मुख्य सवाल है हमारे समाज में, जिसको दूर करने के लिए जाति प्रथा का उन्मूलन करने की जो बात बाबा साहब ने कही थी, उसके विरोध में ये अलग अलग प्रकार से चाल चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बातों को रख रहे हैं। और ये जो लेटेस्ट बात है कि जातियां तो केवल ये 4 हैं, ये बाबा साहब की विचारधारा के पूरे विरोध में है, ये भारतीय संविधान के विचारों के पूरे विरोध में है, और जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भी जिस प्रकार की बातें हुई थी उस प्रकार के विरोध में। और जहां तक अकादमिक सवाल है, अकादमिक सवाल में जाति एक विशिष्ट कैटेगरी है, और उसको इस प्रकार से आर्थिक, उम्र और लिंग से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत एक उनकी चालाकी का तरीका है, और जो हमको समझना चाहिए। निश्चित रूप से ये आगे आने वाले चुनाव ही नहीं, इनके आगे चलने वाली राजनीति का एक बड़ा आधार रहेगा। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। निश्चित रूप से जिस तरह से चालाकी से मुद्दों से भटकाने की देश को कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है, उससे देश भटकने वाला नहीं है, और जनता निश्चित रूप से इसको बात को समझेगी, और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी इस बात को जरूर समझेंगे कि हमारे हक और अधिकार को छीनने का काम सरकार की ये जो चालाकियां चल रही है इससे हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। आज का मुद्दा है जो मोदी जी ने नई 4 जातियों की घोषणा की है, नई 4 जातियां बताने की कोशिश की है देश को। इस पर अभी डॉक्टर सुनीलम जी ने, डॉक्टर राम पुनियानी जी ने अपने दृष्टिकोण से डाला है, प्रभाव डाला है, बताया है। आप क्या सोचते हैं डॉक्टर सलीम खान जी? क्या ये जातिगत मुद्दा, जैसा कि डॉक्टर राम पुनियानी जी ने कहा कि चालाकी से, मुद्दों से देश को भटकाने की कोशिश है, क्या आप भी यही सोचते हैं? बताएं। मंत्री जी, एक्चुअली ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। देखिए, जब से जातिगत जनगणना की बात आई तो बीजेपी हिल गई। बीजेपी का मसला ये है कि उसकी एक तरफ आग है और दूसरी तरफ खाई। वो बुनियादी तौर से जो अगड़े हैं समाज में, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उनकी पार्टी है, उनकी हित चिंतक है, लेकिन वो लोग की संख्या कम, तो इसलिए सत्ता में आने के लिए उसको ओबीसी और दूसरे समाजों को साथ लेना पड़ता है, जिसको उन लोगों ने एक खूबसूरत नाम दे के रखा हुआ है सोशल इंजीनियरिंग। तो ये लोग क्या है कि साहब को जो है वो अपने साथ लेके और इलेक्शन जीत जाते हैं, और उसके बाद फिर अपनी जो है वर्चस्व कायम करते हैं। तो ये इनकी रणनीति है। और जैसे ही और उनको कुछ देते हैं, यानी जिनसे वोट लेते हैं उनको उनकी भागीदारी देते हैं, उनकी हिस्सेदारी देते हैं। तो ये जब जातिगत जनगणना की बात आई तो बिहार में खुद बीजेपी नीतीश कुमार सरकार में शामिल थी, लेकिन वो इसकी विरोध नहीं कर सकी, उसने उसको हिमायत करना पड़ा, इसलिए कि अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करती
तो बीजेपी का बिहार में सुपड़ा साफ हो जाता। तो बीजेपी ये बात जानती है कि वो जो है वो ओबीसी की जो है विरोध नहीं कर सकती, और बीजेपी को ये भी पता है कि वो जो है अगड़ों को नाराज नहीं कर सकती। तो इसके दरमियान जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये वो तमाशे का हिस्सा है। जब तक कि ये जातिगत जनगणना जो है वो नहीं हो रही थी, और जब इसकी बात हुई तो इनको लगा कि हम एक्सपोज हो जाएंगे, हमारा पाखंड सारे लोगों के सामने आ जाएगा। तो मोदी जी ने चंद घंटों के अंदर ये कह दिया कि ये लोग बांटने वाले लोग हैं, और ये थ्योरी आई कि गरीब और महिला और ये 4 जातियां हैं, छात्र और नौजवान। तो ये दरअसल वो जातिगत जनगणना को कवर करने वाली चीज है। वरना आप ये देखें कि बीजेपी सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी। अभी 3 जगह इलेक्शन हुए, एक जगह इन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी जगह एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी जगह इन्होंने जो है वो एक ट्राइबल उसको उम्मीदवार बनाया। यानी आप समझिए राजस्थान में ब्राह्मण है, यहाँ पर ओबीसी है, और वहां पर जो है वो आदिवासी है, बीच में उत्तर प्रदेश है, तो वहां पर राजपूत है। तो चारों राजपूत को, चारों जातियों को हरियाणा में जो है वो बनिया बैठा है। तो सभी को खुश करने का, सारे लोगों के तुष्टीकरण का काम बीजेपी करती है। आप देखेंगे कि हर मुख्यमंत्री के साथ उसका जो उप मुख्यमंत्री है वो उसकी जाति का नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजपूत है तो एक ओबीसी को बना दिया, एक ब्राह्मण को बना दिया। इसी तरह से जहां पर ब्राह्मण है तो वहां पर एक राजपूत को बना दिया, एक ओबीसी को बना दिया। तो ये लोग ये खेल खेलते हैं, ये जो जात पात का खेल सबसे ज्यादा बीजेपी खेलती है। लेकिन चूंकि वो उनको उनके अधिकार नहीं देती, चूंकि उनको जो है उनकी नुमाइंदगी नहीं देती, तो जब जातिगत जनगणना की बात आती है, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो है वो 90 लोग जो बड़े अफसर हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है और वो 3% बजट को बांटते हैं, तो इनका पाखंड खुलने लगता है और फिर इस तरह की बातें होती है। जैसा कि डॉक्टर सुनीलम बता रहे थे, मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग उनसे वोट तो लेना चाहते हैं चारों से, लेकिन आप ये देखें कि क्या किसी गरीब को टिकट दिया जाता है? भाई वो एक जाति है और सबसे बड़ी जाति है, तो गरीबों को टिकट दिया जाना चाहिए, उनको टिकट नहीं दिया जाता। युवाओं को टिकट दिया जाता है, नहीं दिया जाता। महिलाओं की भी जितनी उनकी आबादी है उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से टिकट दिया जाता है, नहीं दिया जाता। तो सिर्फ लेने के लिए वो जाति है, देने के लिए नहीं है। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। तो अब इन लोगों के साथ देखिए, युवाओं के साथ इन्होंने बेरोजगारी का मामला आज सबसे बड़ा है। अग्निवीरों का मामले से युवा परेशान है। अब आप देखें कि गरीबों का मामला, तो गरीबी, महंगाई की वजह से हर गरीब भारत का परेशान है। महिलाओं पे जितना उत्पीड़न हो रहा है, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया, उससे पहले भी आप ये देखें कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा जुल्म जो है और अत्याचार इस दौरान में हुआ है। हर रोज आप अखबार उठाएं तो ऐसी खतरनाक खबरें पढ़ने को मिलती है। छात्रों के बारे में इन्होंने कह दिया कि जेएनयू में अगर कोई नारा लगाएगा, कोई विरोध करेगा तो उसके ऊपर 20,000 रुपया जुर्माना लगेगा। तो एक तरफ तो आप इन जातियों के साथ ये सुलूक कर रहे हैं और फिर ये उम्मीद कर रहे हैं, ये अपेक्षा कर रहे हैं कि ये लोग आपको वोट देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो मोदी सरकार जो है वो एक तरह से एक मकर जाल में फंस गई। उसकी समझ में नहीं आता है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, ताकि लोग जो है वो भ्रमित रहें, कंफ्यूज हों, और उनके कंफ्यूजन का फायदा इनको इलेक्शन में और चुनाव में मिले। इससे ज्यादा ये जो कुछ मोदी जी ने कहा है इसकी कोई हकीकत नहीं है, और मैं तो ये समझता हूं कि इसका कोई बड़ा राजनीतिक फायदा भी इनको नहीं मिलेगा। ये जो है जनता को जितना मूर्ख समझते हैं, जनता उतनी मूर्ख नहीं है, और वो इस मर्तबा उनको सबक सिखाएगी।